Hello students, welcome back to Avigyan Academy. In today's class, we will be discussing a chapter, a topic from environment and ecology. ठीक है? देखिए environment and ecology इतना बड़ा वेटेज तो नहीं लाता है आपके पेपर में एनडीए सीडीएस में, हार्डली उसके 4-5 क्वेश्चंस ही आते हैं, but it is a very scoring section because the questions are very much predictable, because the topics are also very much predictable. अगर आप करके जाते हो तो होता ये है कि आप 4-5 क्वेश्चंस फॉर श्योर गारंटीड करेक्ट मार्क करके आते हो एंड दैट गिव्स यू अ रियली गुड एज, यू नो 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब 4-5 क्वेश्चंस के मार्क्स आपको एक्स्ट्रा एकदम कंफर्म मिल जाते हैं, दे आर लाइक ब्राउनी पॉइंट्स. ठीक है, तो होता क्या है, रिटर्न में आपका जो स्कोर है वो मेरिट लिस्ट के लिए काफी बूस्ट हो जाता है और आपका कट ऑफ क्लियर करने का चांस भी बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज वाई प्लीज नेवर टेक एनवायरमेंट लाइटली. ठीक है, कभी कभी ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है एलिमिनेशन में. ठीक है, सो द टॉपिक दैट वी विल डिस्कस टुडे इज इंडियाज इनिशिएटिव. इंडियाज इनिशिएटिव इन व्हाट? जो एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, फॉर सच थिंग्स व्हाट इज द इनिशिएटिव दैट इंडिया इज टेकिंग. ठीक है, विल सी दिस टॉपिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन सीडीएस. ठीक है, तो पहले समझते हैं. देखो, इंडिया का एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजी किस चीज पे काम करता है. देखो, आप जब भी कोई कंट्री होगा, जब भी कोई अथॉरिटी होगा, बॉडी होगा, whenever the body will make policy, whenever the body will make a plan or strategy or policy or anything, it is very important for that particular concerned authority to have some principles. ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ फोकस पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर बेस करके ये चीजें बनाई जाएगी. ठीक है, तो इंडिया का प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहला है सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कि आप रिसोर्सेज को यूज करो. इट्स नॉट लाइक कि डोंट यूज द रिसोर्सेज, यूज द रिसोर्सेज, बट यूज इट इन सच अ मैनर दैट दे आर ऑल्सो कंजर्व फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. मतलब यूज करो, बट इतना मत यूज करो कि हमारे आगे के जनरेशन को भी ना मिले. सम ऑफ दिट शुड बी लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, बेसिकली सस्टेनेबिलिटी का मतलब है किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए टिका के रखना, एकदम से खत्म नहीं कर देना, वो टिकना चाहिए लंबे टाइम तक. देन कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स जिन चीजों को रिस्क है एनवायरमेंट में, जिन चीजों को थ्रेट है, उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स निकालना टू कंजर्व इट, सो दैट यू नो देयर इज नो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, देयर इज नो थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन. एंड तीसरा है इंक्लूसिव ग्रोथ. मतलब डेवलपमेंट और जो प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एफर्ट्स है वो सबका होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि एनवायरमेंट में एक पर्टिकुलर चीज का ग्रोथ हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है, बट बाकी का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एकदम खाली है. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इट शुड बी वेरी इंक्लूसिव इन नेचर. इट शुड इंक्लूड एवरीथिंग एंड एवरी. ठीक है, तो हमारे की प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एज आई सेड, डेवलपमेंट शुड बी सच दैट रिसोर्सेज विल बी यूज्ड, बट इन सच अ वे दैट द रिसोर्सेज आर आल्सो कंजर्व्ड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस. ठीक है, उसके साथ साथ इंटर जनरेशनल इक्विटी. एज आई सेड, इंटर जनरेशनल इक्विटी. ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर जनरेशन सारे रिसोर्सेज को एकदम एक्सप्लॉइट करे और आने वाले जनरेशन के पास कुछ ना बचे. ठीक है, ऑल जनरेशंस दैट आर देयर एंड दैट आर येट टू कम, सबका रिसोर्सेज पे, एनवायरमेंट पे इक्वल हक है. ठीक है, देन एनवायरमेंटल जस्टिस. ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनवायरमेंटल इनजस्टिस. ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनती रहे, बट इसके नाम पे एनवायरमेंट को विदाउट एनी चेक, विदाउट एनी मॉनिटरिंग उसको डिस्ट्रॉय किया जाए. एनवायरमेंटल जस्टिस शुड बी देयर. अगर इंसानों का फायदा होना है तो उसके साथ साथ एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है. बोथ शुड गो हैंड इन हैंड इक्वली. देयर शुड नॉट बी अ वन साइडेड इफेक्ट ऑन दिस. तो इंडिया ने कैसे ये कमिटमेंट किया है, इंडिया अपने कमिटमेंट्स को कैसे निभा रहा है? सबसे पहला, इंडिया की कुछ नेशनल पॉलिसीज है. मतलब हमारे देश की सरकार कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाती है या बना चुकी है पास में. ठीक है, जिसको नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया है. इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज, मीटिंग्स, गेट इंटरनेशनल गेट टुगेदर्स, जो लाइक G20, पेरिस एग्रीमेंट, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये सब जगह पे कमिटमेंट करना, ट्रीटी साइन करना. देन कम्युनिटी प्रोग्राम्स. देखो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तभी हो सकता है जब हमारी जो कम्युनिटीज है,
जो एक्चुअली में रहते हैं एक एनवायरनमेंट में, जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तभी जाके एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो पाएगा। सो कम्युनिटी प्रोग्राम्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एज वेल, ताकि जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज है, दे कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन प्रोटेक्टिंग देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि देखो जब तक लोग अपने एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक सरकार का कोई कोई भी पॉलिसी काम नहीं करेगा। अगर आप अपना घर का कचरा रास्ते पे फेंकोगे डस्टबिन में फेंकने की जगह, देयर इज नो गवर्नमेंट पॉलिसी दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनएपीसीसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये एक, देखो अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन इन द एटमोस्फेयर, टेम्परेचर्स आर इंक्रीजिंग, बर्फ मेल्ट हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, क्लाइमेट इज चेंजिंग, बारिश कम होने लगी है, बारिश इरेगुलर हो गई है, कुछ कुछ जगह जहां पे पहले स्नोफॉल हुआ करती थी आजकल वहां स्नोफॉल नहीं होती, टेम्परेचर्स आजकल मार्च के महीने में ही 40 डिग्री टच कर लेते, जो पहले नहीं होता था इवन स्प्रिंग सीजन में। तो क्लाइमेट इज चेंजिंग। तो क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है, जो जिसको वो ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करेगा या कर रहा है। ठीक है, दिस प्लान इज नोन एज एनएपीसीसी। अब ये प्लान लॉन्च कब हुआ? दिस प्लान वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2008। क्यों? जो क्लाइमेट चेंज के इल इफेक्ट्स है उसको टैकल करने के लिए, ठीक है, और उसके साथ साथ देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब एनएपीसीसी के अंडर 8 मिशन आते हैं, 8 स्पेसिफिक मिशन है जो एनएपीसीसी के अंडर, इस प्लान के अंदर आते हैं। अब आटो मिशन का अपना खुद का एक अलग एरिया है, बिकॉज देखो एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज खाली एक एक पर्टिकुलर चीज तो नहीं, बहुत सी चीजें हैं, लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनिमल कंजर्वेशन, प्लांट, बहुत सी चीजें। तो ऐसे अलग अलग मैटर के लिए ऐसे 8 स्पेसिफिक मिशंस बनाए गए हैं और ये सारे इंक्लूडेड है एनएपीसीसी के अंडर। ठीक है, और इसका जो फ्रेमवर्क है, जो गाइडिंग फ्रेमवर्क है कि ये प्लान काम कैसे करेगा, इस प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस लेवल पे मॉनिटर करना है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस है, नेशनल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस। ठीक है, और क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग है, ये क्लाइमेट चेंज जो है उसको रजिस्ट करना है, उसको टैकल करना है। अब ये लॉन्च कब हुआ था? इट वाज लॉन्च इन द 2008 अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, this particular council launched this plan in the year 2008। अब वो 8 मिशन क्या क्या है एनएपीसीसी के अंदर, लेट्स हैव। सबसे पहला नेशनल सोलार मिशन, जो ये ट्राई कर रहा है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए अब फॉसिल फ्यूल्स का यूज छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जब हम यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स रिलीज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। दूसरा, फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टिव रिसोर्स, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कैसे चलेंगे? तो फॉसिल फ्यूल की जगह सोलार पावर यूज करना, जो सनलाइट है, सनलाइट की एनर्जी को यूज करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। उससे क्या होगा? कार्बन जो जलता है फॉसिल फ्यूल जलाने से, वो भी नहीं होगा, एंड सनलाइट इज एन अनलिमिटेड रिसोर्स, वो कोई फॉसिल फ्यूल जैसा चीज है नहीं कि वो खत्म हो जाए। सो एक तीर से यू गेट टू बर्ड्स। देन नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है कि एनर्जी एफिशिएंसी को एनहांस करना है, एनर्जी वेस्टेज नहीं करना है। फॉर वट एवर पर्पज यूर यूजिंग एनर्जी, उतना यूज हो जितना जरूरत है, ना ज्यादा ना कम। एनर्जी का जो लीकेज होता है दैट शुड नॉट हैपन। देन द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है, हैबिटेट यानी जो रहने का जगह है, ठीक है, उसको सस्टेनेबल बनाना, मेकिंग श्योर दैट जो हमारा हैबिटेट है, जो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है, इट शुड बी सस्टेनेबल फॉर द लॉन्ग टाइम। इट शुड नॉट बी समथिंग कि वो थोड़े दिन के लिए टिक रहा है उसके बाद वो नहीं टिक पा रहा है। द नेशनल वाटर मिशन, this has been made for conservation of water because fresh water is limited, salt water, ocean water बहुत है but वो हम यूज नहीं कर सकते, फ्रेश वाटर, यूजेबल वाटर इज लिमिटेड। तो वाटर के वेस्टेज को रोकना, उसके साथ साथ जो नदी का पानी हम यूज करते हैं, नदी के पानी को पोल्यूशन से और गार्बेज से बचाना, इट्स पार्ट ऑफ द नेशनल वाटर मिशन। देन द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। देखिए जो हिमालयाज में इकोसिस्टम है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट इन आवर इंडिया। ठीक है, अगर हिमालयन इकोसिस्टम में गड़बड़ होता है, इफ इट इज ऑल्टर्ड विथ
इट विल अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन अ वेरी बैड वे। ठीक है, क्योंकि हिमालय हमें बहुत सी चीजों से प्रोटेक्ट करता है और वहां पे बहुत बायोडाइवर्सिटी है, हिमालय में तरह तरह के जानवर और प्लांट्स हैं। तो हिमालय के इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाना, मेक श्योर करना है दैट इट सर्व्स फॉर द लॉन्ग टर्म, वहां का इकोसिस्टम जल्दी बर्बाद ना हो जाए। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, अगेन इट इज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इट इज फॉर यूजिंग ग्रीन एनर्जी, यानी फॉसिल फ्यूल्स की जगह दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यूज करें। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देखो अब क्लाइमेट चेंज से बकबक करते रहते हैं, उसको टैकल करना है, बट टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज क्या है उसका नॉलेज भी तो चाहिए होगा। सो टू गैदर दैट नॉलेज एंड टू यूज इट टू स्ट्रेटेजाइज कि क्लाइमेट चेंज को टैकल कैसे करना है, दैट इज डन अंडर दिस मिशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनल बायो एनर्जी मिशन। देखो जो बायोलॉजिकल सोर्सेस है, जैसे बायो इथेनॉल, जो राइस हस्क होता है, आप उसको फर्मेंट करके उससे इथेनॉल बना सकते हो, विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। बायोमास, जो कचरा बायोमास रहता है, आप उसको यूज करके आप एनर्जी देने वाला कंपाउंड निकाल सकते हो, लाइक मीथेन एंड ऑल। ठीक है, दिस कैन मतलब बायोलॉजिकल सोर्सेस से आप जनरेट कर सकते हो एनर्जी, यू कैन जनरेट फ्यूल, यू डोंट हैव टू गो फॉर द फॉसिल फ्यूल्स। सो अंडर द बायो एनर्जी मिशन दिस इज व्हाट इज बीइंग डन, बायोलॉजिकल सोर्सेस को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द SAPCC, द स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो हमने NAPCC देखा, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है पूरे देश के लिए ऑन अ नेशनल लेवल। अब हम देखते हैं कि स्टेट एक्शन प्लान कैसा होता है, जो हर स्टेट का गवर्नमेंट अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने के लिए करता है। ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज अलाइन विद द सेंट्रल NPCC फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या है कि जो ये देखो, अब सारे स्टेट्स का एनवायरनमेंट अलग है, सारे स्टेट्स का क्लाइमेट अलग, हर स्टेट का जो रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने का वो भी अलग ही होगा। तो वी कैन नॉट गो फॉर अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इन दिस केस। हम एक ही स्ट्रेटेजी सारे स्टेट्स में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बट हाँ, जो NAPCC का सेंट्रल फ्रेमवर्क है, वी कैन श्योरली टेक द गाइडेंस फ्रॉम दैट। बेसिकली NAPCC का जो फ्रेमवर्क है उसको एज अ ब्लूप्रिंट यूज किया गया है बाय द स्टेट्स, बट उस ब्लूप्रिंट में स्टेट्स ने अपना अपना कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज डाला है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट का अपना खुद का अलग नीड। ठीक है, और हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी का खुद का ऐसा एक प्लान है जो वो सबमिट करती है टू मेक श्योर दैट देयर स्टेट क्लाइमेट इज कंजर्व्ड। अब स्टेट्स में क्या है, देखो स्टेट्स का खुद का जो रीजनल इश्यूज है, जैसे वाटर स्कार्सिटी, पानी कम होना, बायोडाइवर्सिटी कम होना, टेम्परेचर बढ़ जाना, इन सब चीजों को टैकल करते हैं। जैसे इफ यू लुक एट केरला, केरला में स्टेट एक्शन प्लान के अंडर दे हैव डन द कार्बन न्यूट्रल मीनानगढ़ी प्रोजेक्ट। ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंट्रल प्लानिंग नहीं है, यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने भी खुद का प्लानिंग किया। फिर अगर आप यहाँ देखोगे, इन महाराष्ट्र देयर इज द मैनग्रोव सेल, मराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए, ये महाराष्ट्र ने डेवलप किया है। देन इफ यू कम हियर, देयर इज द स्वनिधि इनिशिएटिव। ये अब हर स्टेट का खुद का अलग अलग प्लान है। अगर आप देखोगे, थिंग इज दैट कि ये सब स्वनिधि इनिशिएटिव लाइक इट्स इन झारखंड, बिहार के पास। ठीक है, एज यू कैन सी, जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक गाइडलाइन है, दैट इज बीइंग टेकन फ्रॉम द नेशनल फ्रेमवर्क ओनली, बट उसके साथ एडिशनली सारे स्टेट्स अपनी जरूरतों के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजीज भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। When there was the International Solar Alliance, the ISA, ठीक है, ये जो ISA है, ये COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जो पेरिस में हुआ था, उसमें ये ISA जो अलायंस है, इट वाज स्टार्टेड एज अ जॉइंट इनिशिएटिव। इंडिया और फ्रांस का जॉइंट इनिशिएटिव था ये। COP21 ने में इंडिया और फ्रांस ने मिलके ये सोलर अलायंस बनाया। अब इस अलायंस का एम क्या है? इस अलायंस का एम क्या है? इस अलायंस का एम ये है कि देखो, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में सनलाइट बहुत ज्यादा आता है, गर्मी बहुत होती है ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में अगर सनलाइट ज्यादा है तो उनके पास सोलर रिसोर्स ज्यादा है।
उनके पास यूज करने के लिए सोलर एनर्जी भी ज्यादा है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में सोलर एनर्जी का जो एडॉप्शन है कि धीरे धीरे सोलर एनर्जी अडॉप्ट करो, फॉसिल फ्यूल से हट जाओ, इस चीज को प्रमोट करने के लिए ये अलायंस बना था। अब आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएसए का हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, इट इज सिचुएटेड इन गुरुग्राम, गुड़गांव भी बोलते हैं उसको, ठीक है, इन दिल्ली एनसीआर। और आईएसए क्या करता है? सोलर डिप्लॉयमेंट, जहां जहां सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है किसी देश में, उसमें हेल्प करता है। फाइनेंसिंग की, अगर किसी देश को सोलर एनर्जी यूज करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, उसमें हेल्प करेगा। इवन इन रिसर्च, बिकॉज अगर सोलर एनर्जी इंप्लीमेंट करना, यू नीड द टेक्नोलॉजी, फॉर द टेक्नोलॉजी यू विल नीड रिसर्च, दैट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द आईएसए। ये लॉन्च किस साल हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015 एट द COP 21 in the city of Paris, France. Then we have the National Electric Mobility Mission Plan, the NEMMP, ठीक है। ये प्लान लॉन्च हुआ था 2013, ठीक है। इसका एम क्या था? इसका एम था कि धीरे धीरे हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें। देखो, हम जो नॉर्मल गाड़ी यूज करते हैं, इट यूजेस पेट्रोल, पेट्रोल और डीजल के बिना वो नहीं चलता। एंड पेट्रोल एंड डीजल आर फॉसिल फ्यूल्स। एक तो फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, कभी भी खत्म हो सकते हैं। दूसरा, फॉसिल फ्यूल जलने से कार्बन बहुत निकलता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है एटमोस्फेयर, ठीक है। अगर हम हाइब्रिड व्हीकल्स यूज करें जिसमें पेट्रोल कम यूज होता हो, या फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें, ईवी, आजकल तो बहुत हो गया है, ईवी में पेट्रोल यूज ही नहीं होता, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज से चलता है। उससे क्या होगा? ना ही फॉसिल फ्यूल यूज होगा, और ये जो तेल जलने से जो हवा में कार्बन निकल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। कार विल रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एम क्या है? एज आई सेड, व्हीकल से जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो कम होगा, क्योंकि यार अब तेल की जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है। दूसरा, हम गाड़ी चलाने के लिए पूरा का पूरा फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है कि पेट्रोल के बिना हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन आ जाए, पेट्रोल के ऑप्शन पे हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाए, ठीक है। और इट इज सपोर्टेड बाय द फेम स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरा स्कीम बनाया गया है, नोन एज द फेम स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इस स्कीम में गवर्नमेंट क्या कर रहा है? इस स्कीम में बेसिकली गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है ईवीज का और हाइब्रिड व्हीकल्स का, वो बढ़ा दो और तेज कर दो, ताकि क्या होगा? उनका एडॉप्शन और जल्दी होगा, और धीरे धीरे पेट्रोल वाले गाड़ियां बंद हो जाएंगी। देन वी हैव द परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, द पैट स्कीम। इसको लॉन्च किया था BEE ने, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। इसमें क्या है? ये बेसिकली इट्स अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म डिजाइन टू इंप्रूव इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि मार्केट में एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आना है। देखो, इंडस्ट्रीज जो है अब काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए एनर्जी यूज करते हैं, बट होता क्या है, कभी कभी एनर्जी ओवर यूज होता है, एक्सप्लॉइट होता है, जिसका जरूरत नहीं, उसको रोका जा सकता है। देयर इज अ वे टू रिड्यूस दैट। इस स्कीम के तहत क्या किया जा रहा है कि मार्केट में ऐसा मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं जिससे कि इंडस्ट्रीज अपना एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा पाए, वो कम एनर्जी यूज करके ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। दैट विल सेव द एनर्जी। अब उससे क्या होगा? ये जो भी एनर्जी सेविंग होगा ना, एनर्जी जो हम कम यूज कर रहे हैं, उससे एनर्जी सेविंग होगा, तो जो भी एनर्जी सेविंग होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रेडेबल एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। इट्स गुड थिंग। जो एनर्जी सेव किया, उस एनर्जी को तुम एक सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर सकते हो, विच यू कैन ट्रेड, दैट विल आल्सो बी अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर। अचीवमेंट क्या है? 2018 से 19 में के बीच जो साल था, उसमें 13.28 मेगाटन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेव हुआ है। और अगर पैसों के हिसाब से बात करूं तो 31,000 करोड़ रुपीज सेव हुआ है इन एनर्जी इन द ईयर 2018 to 19। इट्स अ बिग सक्सेस, दिस स्कीम। नेक्स्ट वी हैव द उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, द उजाला स्कीम। तो ये उजाला स्कीम क्या है कि देखो, जो एलईडी लाइट्स, एलईडी लाइट्स नॉर्मल फिलामेंट बल्ब से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम खाती है, वाट बहुत कम यूज करती है। तो ये बेसिकली प्रमोट ये कर रहा है कि ये सब पुराने जमाने की लाइट्स की जगह अब धीरे धीरे एलईडी यूज करना स्टार्ट। उससे क्या होगा? जो एनर्जी कंजम्पशन है घर में, वो हमारा कम हो जाएगा, बिजली का बिल कम आएगा। आप खुद ही देखोगे, जिनके घर में एलईडी बल्ब ज्यादा यूज होता है, उनके घर में बिजली का बिल कम आता है। जिनके घर में वो पुराने जमाने के बल्ब अब भी यूज होते हैं, उनका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, ठीक है।
टारगेट क्या है? टारगेट ये था कि 2025 तक 36 करोड़ से भी ज्यादा एलईडी बल्ब को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट लोगों की हर इंसान आदमी के पास एलईडी बल्ब खरीदने का पैसा नहीं है ना। इंडिया इज नॉट अ वेरी रिच कंट्री, देयर वर लॉट ऑफ पुअर पीपल। इतने एलईडी बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट था। आई डोंट नो हाउ इट हैज बीन, हाउ मच इट हैज बीन कंप्लीटेड। रिपोर्ट्स जो लेटेस्ट आएंगे विल गेट टू नो एज पर दैट। ठीक है। और ऐसा कि मैंने कहा, देखो अब अगर एलईडी बल्ब एनर्जी कम खा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है? फॉसिल फ्यूल जला के। अब अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कम खाएगा, इसको जलाने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल कम जलाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही कम चाहिए, कार्बन एमिशन कम हो गया। उसके साथ साथ हमारे घर का बिजली का बिल भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि एलईडी बल्ब बिजली कम खाता है। But अब इसका एक फैक्ट है कि जो उजाला स्कीम है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉन सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम। सब्सिडी नहीं है कुछ यहाँ पे, तो नॉन सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा है। देन वी हैव द एनकैप, द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है। ये लॉन्च हुआ था साल 2019 में। ठीक है। अब क्लीन एयर प्रोग्राम नाम से पता चल रहा है, दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड फॉर टैकलिंग एयर पोल्यूशन। ठीक है। तो इसने किया क्या है, 2024 तक बहुत सारे सिटीज में इसने एयर पोल्यूशन 20 से 30% कम हो गया है, बिकॉज आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दिस। ठीक है। ये क्या करता है, ये एयर पोल्यूशन कम करने के लिए प्लानिंग करता है, फिर जो प्लान्स बना के इंप्लीमेंट हो रहे हैं उन प्लान्स का इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है। ऑल्सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाता है, एज इन लोगों से पार्टिसिपेट करवाता है, लोगों से पार्टिसिपेट करवाता है, सो दैट पीपल कैन देमसेल्व्स पार्टिसिपेट इन प्रोटेक्टिंग द एयर। उसके साथ साथ इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब शहर में, कौन से शहर में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी एयर क्वालिटी है, उसको वो रियल टाइम में मेजर करता है कि अभी कितना चल रहा है, वो अभी का दिखाएगा। हिस्टोरिकल डेटा नहीं दिखाता कि 2 घंटे पहले, वो अभी का अभी दिखाएगा। एंड बेस्ड ऑन दैट, देखो अब हर सिटी का रिक्वायरमेंट अलग है, हर सिटी का एयर क्वालिटी अलग है, तो सिटी स्पेसिफिक टारगेट्स और प्लान्स बनाएगा। ठीक है। ताकि जिस सिटी को जैसा जरूरत है उसको वैसा प्लान मिले एयर पोल्यूशन हैंडल करने के लिए। एंड एज आई सेड, जो पीएम 2.5 पार्टिकल्स है, इस प्लान के इंप्लीमेंट करने के बाद 20 to 30% रिडक्शन आया है। देन वी हैव द नमामि गंगे प्रोग्राम। अब नाम से ही पता चल रहा है, देखो जो हमारी गंगा मैया है, द रिवर गंगा, तो गंगा नदी बहुत गंदी होती जा रही है। लोग, पीपल दे डंप वेस्ट, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं पानी को नदी में घुस के, तो नदी गंदा हो रहा है। ठीक है। तो रिवर गंगा को रिजुविनेट करने के लिए, मतलब जो गंगा है उसको साफ करने के लिए और बाकी के नदी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए ये मिशन लाया गया। ये करता क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट करता है, कि जो कचरा है, सीवेज है, उसको प्रॉपरली ट्रीट बिना किए नदी में नहीं छोड़ता। उसके साथ साथ रिवर फ्रंट डेवलप कर रहा है। जब प्रॉपर रिवर फ्रंट डेवलप होगा, तभी जाके तो लोग, मतलब क्या बताओ, ये जो चीज है कि लोग कहीं भी नदी में कूद जाते हैं, जाके कचरा फेंक देते हैं, ये तभी बंद होगा व्हेन देयर विल बी अ प्रॉपर रिवर फ्रंट, दिस कैन बी कंट्रोल्ड। उसके साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को बताना। ये जो हुए, सब हर आदमी इंडिया में पढ़ा लिखा नहीं है, दे डोंट नो कि अगर हम नदी में ये करेंगे तो नदी के लिए बुरा होगा। तो उनमें अवेयरनेस फैलाना कि यार ये मत करो, और उल्टा क्या करो, ट्राई टू कंजर्व द रिवर। अब ये इंप्लीमेंट किया गया है बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है। ये जो क्लीन गंगा नेशनल मिशन है, इसके अंडर में ये नमामि गंगे प्रोग्राम इंप्लीमेंट हुआ। देन द मोस्ट फेमस वन, द स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। ये लॉन्च हुआ था साल 2014 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू डिक्लेयर इंडिया इज ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों के घर में टॉयलेट्स नहीं होते, और डेफिकेट करने के लिए लोगों को खेतों में जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू था, अभी तो फिर भी कम हो गया है। प्राइमरी टारगेट यही था स्वच्छ भारत अभियान का, कि ओपन डेफिकेशन को टोटली बंद करना है। सबके घर में टॉयलेट होना चाहिए, सब घर में टॉयलेट करेंगे, बाहर जाके नहीं करेंगे। अब ये 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था, एज आई सेड, ओपन डेफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए और सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। जो घर का सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड फॉर्म में जो वेस्ट होता है, उसको मैनेज करने के लिए, लोग कचरा कहीं भी फैला देते हैं।
वो ना करके इट शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड एंड इट शुड बी प्रॉपरली डन इन डेजिग्नेटेड प्लेसेस, नॉट एवरीवेयर। सरकार ने बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए हैं, लोगों को पार्टिसिपेट करवाए। इफ यू सी इन कॉलेजेस, स्कूल्स, ऑफिसेज, सोसाइटीज, इन मेनी प्लेसेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, और इसने बहुत काम किया है। इन देश में जो सैनिटेशन का प्रॉब्लम था वो काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। इट इज नॉट परफेक्ट बट इट इज बेटर देन बिफोर, एंड काफी हद तक इस मिशन के कारण पब्लिक एरियाज जो गंदे रहते थे, नाउ इट इज मच मच बेटर। देन वी हैव द नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान, एनबीएपी। अब ये जो प्लान है इसको 2014 में रिवाइज किया गया है, मतलब कुछ रिस्ट्रक्चर किया गया है इसमें। ठीक है, जो आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट्स है उन टारगेट्स के साथ मैच कराने के लिए इस पर्टिकुलर प्लान को थोड़ा चेंज किया गया। इसका इसका काम क्या है? इसका काम है कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना, ये जो अलग अलग टाइप का फ्लोरा एंड फोना है उसको बचा के रखना, उनका एक्सटिंक्शन, उनका जो थ्रेट है उसको कम करना। देन सस्टेनेबल यूज, कि देखो बायोलॉजिकल चीजें तो हमें यूज करनी ही पड़ेगी, जो पौधे वगैरह है हमें यूज करनी ही पड़ेगी, वी डोंट हैव एन ऑप्शन। बट सस्टेनेबल यूज मतलब इतना नहीं कि वो खत्म हो जाए, इतना यूज करना है कि वो यूज भी करे और वो खत्म भी ना हो, वो लंबे टाइम तक चलता है। एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयर, कि अगर हम एनवायरनमेंट से बेनिफिट ले रहे हैं तो वो बेनिफिट सबको इक्वली मिलना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट ओवर एक्सप्लॉइट या ओवर डैमेज नहीं होना चाहिए। दिस इज नो द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट शेयर। इसको इंप्लीमेंट किसने किया है? दिस प्लान हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय द एनबीए, द नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। देन वी हैव द कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, कैंपा। ठीक है, नाउ द वर्ड एफोरेस्टेशन, इट इज द ऑपोजिट ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, देखो ये जो हम डेवलपमेंट का काम करते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रेल स्टेशन बनाना, एयरपोर्ट बनाना, रास्ते बनाना, बिल्डिंग बनाना, ऑफिसेस बनाना, उसके लिए क्या होता है? पेड़ काट के जमीन खाली किया जाता है। तो ये जो डिफोरेस्टेशन से जो हमारे फॉरेस्ट गायब हो रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट के लॉस को अगर मिटिगेट करना है, कि फॉरेस्ट का जो हमें नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्लांट ट्रीज इन अनदर प्लेस, दूसरा खाली जगह ढूंढ के वहां पे हमें फॉरेस्ट लगाना। तो फॉरेस्ट लॉस को मिटिगेट करने के लिए, the forest loss that has been caused by development, to mitigate that loss, afforestation is the aim of this particular program. And afforestation से क्या होगा? इको रेस्टोरेशन, जो भी लॉस हुआ था हमारे इकोसिस्टम में पेड़ों का, दैट लॉस विल अगेन बी रीस्टोर्ड। ठीक है, एंड जो फंड्स है इस प्रोग्राम के, इस इन फंड्स को स्ट्रिक्टली एफोरेस्टेशन के लिए यूज करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, कि जंगलों में रहने वाले जानवरों के लिए, और फॉरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए जो भी इंफ्रा है वो बनाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए और पेड़ लगाने के लिए ही इन फंड्स को स्ट्रिक्टली यूज किया जाता है, और किसी काम के लिए ये यूज नहीं होता। ठीक है, कैंपा मैनेजेस फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज फॉर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट यूजेस। कैंपा क्या करता है? कैंपा को इंडस्ट्रीज से फंड आता है, ठीक है, उस फंड को यूज करके वो क्या करता है, जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट यूजेस के लिए यूज करता है। बट द थिंग इज, it makes sure that the forest is conserved। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो हम कर रहे हैं? वी हैव इको सेंसिटिव जोन्स, ये ऐसे जोन्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने जो थोड़े अंडर थ्रेट जोन्स है। ठीक है, और इनको स्पेशल प्रोटेक्शन का जरूरत है, इन जोन्स को प्रोटेक्टेड एरिया बता दिया गया है ताकि कोई जाके छेड़खानी ना कर पाए, बिकॉज ये जोन्स ऑलरेडी डेंजर में। वी हैव द EIA, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। होता क्या है कि अगर कोई भी कोई फैक्ट्री बनाना चाहता है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो एनवायरमेंट अथॉरिटी के पास उस पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल सबमिट करना होता है। फिर अथॉरिटी जो है एक असेसमेंट, इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाती है और ये देखती है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को हार्म होगा या नहीं। अगर देखती है कि इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म होगा, इफ दिस असेसमेंट रिपोर्ट सेज दैट देयर विल बी अ वेरी ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट बाय द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं मिलता। वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स है लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर्स को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों को बचाने के लिए, एंड द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स। प्रोजेक्ट चीता भी हो रहा है,
क्योंकि इंडिया से चीता गायब हो गए थे। चीता को अफ्रीका से लाके रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क में हो चुका है। रिसेंटली देयर इज अ फीमेल चीता कॉल्ड ज्वाला, शी गिव बर्थ टू आई थिंक सम 5-6 cubs। तो चीता को बढ़ाया जा रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स है, ताकि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है स्पेशली ड्यूरिंग प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में, उस वेस्ट को ढंग से मैनेज करना, ट्रीट करना, उसके बाद ही डिस्पोज करना, और वहीं पे डिस्पोज करना जहां वो डेजिग्नेटेड जगह है, हर कहीं पे नहीं। ठीक है, सो दिस वाज इट रिगार्डिंग इंडियाज इनिशिएटिव। ठीक है, फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और करंट अफेयर्स के नजरिए से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज दीज स्कीम्स दे शो अप इन करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, and it's very very important part. So I hope this session was helpful for you guys. ठीक है, study well, sleep well, eat well. Exams are pretty close now, less than 1 month, है ना? Stay disciplined. I'll see you guys again soon in another video very soon. Until then, take care, goodbye and Jai Hind.